वेलकम टू एजे फार्मेसी। आज हम लोग टिश्यू के बारे में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक हम लोग की बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में HEP 1 में पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कॉमन है हर तरह की फिजियोलॉजी में। अगर देखी जाए तो इसमें काफ़ी चीज़ ऐसे कॉमन है जो आज डेली टू डेली इंडिविजुअल्स उसे परफॉर्म करते हैं, उसे फील करते हैं, और साथ ही साथ आज जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, वो टिश्यू के ही बदौलत है। आज आप देख सकते हैं कि जितने भी तरह के वर्किंग हो रहे हैं, चाहे वो जंपिंग हो, चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो मोशंस के थ्रू होंगे, तो आखिर इनकी सोर्स क्या है। जैसा हम लोगों ने पिछले बार एक क्वेश्चनियर हुआ था कि ठीक है कि आप हर चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है। तो जैसे कि हर बॉडी का एक सोर्स होता है सेल, उसी तरीके से हर फंक्शन को परफॉर्म करने का सोर्स होता है टिश्यू, जो कि सेल्स का ही कॉम्पोजिशन है। यही टिश्यू जो एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में कि आखिर ये इंटरेस्टिंग चीज है तो आखिर इसका फॉर्म अलग अलग क्यों है, और साथ ही साथ हाँ, सारे बॉडी में एक जैसे क्यों टिश्यू क्यों नहीं परफॉर्म करते, हर जगह अलग अलग इसकी टेक्नोलॉजी क्यों है। तो आइए आज उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि टिश्यू में आखिर ऐसा है क्या जो हर चीज में अलग अलग है, और हर चीज की फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड तो है बट परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो लेट्स स्टार्ट द टिश्यू विद द वर्ड इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहली बात होती है कि हमारी टिश्यू क्या हुए था। टिश्यू एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होगा। क्यों इसे ऑर्गेनाइजेशनल ही कहा गया? क्योंकि इसे ऑर्गेनाइजेशनल इसलिए कहा गया क्योंकि इसी के फॉर्म के कारण आज जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी टिश्यू के बेसिस पे बन रखे हैं। टिश्यू के ही कारण उसका अलग अलग परफॉर्मेंस है, और टिश्यू के ही कारण उसका अलग अलग फॉर्म भी है। तो ये चीज कहा गया कि टिश्यू इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल between cell and a complete organ. Tissue consists of large number of the same type of a cell and are classified according to size, shape and functions of their constituent cells. So ultimately क्या हुआ कि एक सेल्स का कॉम्पोजिशन हुआ और एक पूरी टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो यही चीज तो है हम लोग की टिश्यू, और इसी टिश्यू को अलग अलग फॉर्म्स में देखा गया है। तो इसीलिए तो एक दूसरे से डिफरेंट है ये। सबसे पहली बात, अगर हम सपोज बात करें कि ये हमारा हैंड है, सपोज सपोज हम मानते हैं कि ये हमारा हैंड है, तो सबसे पहली बात क्या, अगर हम टिश्यू को समझना है तो टिश्यू को समझने से पहले एक चीज सबसे क्लियर होनी चाहिए कि आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तभी ये चीज समझ में भी आएगा। तो आइए लेट्स चेक करते हैं कि आखिर किस किस फॉर्म में। सबसे पहली बात क्या, कोई भी आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन्हीं 4 बेसिस पे हैं जो प्रोटेक्टेड है, उसे हम इजली बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लेयर इस हैंड का क्या होगा? एपिथीलियम होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, और यही एपिथेलियल टिश्यू जो इसे कवर भी करेगा, सबसे पहली बात। फिर दूसरा क्या होगा कि अगर सपोज हम बात करें कि यहाँ पे बोन है, इस बोन से लिंकअप भी होगा। इस एपिथेलियल का लिंकेज हमारा बोन से होगा जो कि कनेक्टिव टिश्यू होगा। इस बीच में इससे भी इस बोन को भी प्रोटेक्शन मिलेगा साथ ही साथ। अब क्या हुआ कि अगर ये बोन है तो इस बोन में जितने भी बोन्स हैं हम लोग, सपोज इस हैंड में, तो इस हैंड को अब कोई ना कोई मोशन प्रोवाइड करना होगा। तो और इसके नीचे आए तो पता चलेगा कि मसल्स हैं जो इस बोन से लिंकअप हैं, जो कि जितने भी टाइप्स के फॉर्म आज होने वाले, सपोज ग्रेस्पिंग हो गया या कोई मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, तो वो सब हम लोग मसल टिश्यूज में हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसे करवा कौन रहा है, तो वो है हम लोग की नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का लिंकअप इससे है, बोन से है, ताकि ताकि आज हम लोग में जितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी जा रहा है, या हाथों के मदद से किसी चीज को उठा रहा है, तो सबसे पहली बात होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यही नर्वस टिश्यू में हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सो यही चीज के जो बेसिक है, जितने भी आज ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इसी चार के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे काम है। ये 3 टाइप्स आपके जो मेन 2 टाइप्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा एपिथेलियल है जो कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ ये दोनों जो टाइप हैं कनेक्टिव और मसल्स, ये ऐसे हैं जो लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं,
और ये जो नर्वस है वो कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है कि आखिर इस तरीके का मोशन कैसे आज पॉसिबल है। तो यही नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और साथ ही साथ जितने भी टिश्यूज हैं उनके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात होती एपिथेलियल टिश्यू। अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक आउटर लेयर है। अब किसी भी चीज की आउटर लेयर, सबसे बेसिक चीज यही है कि किसी भी चीज की आउटर लेयर डिटरमाइन होती है कि उसको किससे कवर करना है। सपोज किसी को हैंड को कवर अप करना होगा तो उससे अलाइनमेंट होना होगा, इस तरीके से सीधे फॉर्म में अलाइन होना पड़े, क्योंकि भाई हाथ है। अगर जहाँ ज्वाइंट होगा तो उस तरीके का यहाँ पे कवरिंग होगा जो अलग फॉर्म का होगा। सपोज अगर हम बात करें कि फिंगर होगा तो फिंगर में अलग तरह का कवरिंग का होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, और साथ ही साथ अगर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी अलग तरीके की कवरिंग चलेगी भाई, तो क्या हुआ कि ये कवर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होगा और अलग अलग बेसिस पे अपना परफॉर्म करेगा सपोज प्रोटेक्शन का। सबसे पहली बात ये भी चीज है कि अब इस प्रोटेक्शन से हमें क्या फायदा होगा। इस कवरिंग से हमें ये फायदा हुआ कि जो ऑर्गन्स जो जिसे कवर कर रहा है, आगे आने वाले जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे ये इस ऑर्गन को बचाएगा ताकि ये अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। और साथ ही साथ बहुत ही आराम से, अगर इसमें सिक्रीटरी वाला ऑर्गन है तो सिक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, अगर एब्जॉर्प्शन वाला होगा तो एब्जॉर्प्शन भी आराम से कर सकेगा। अगर किसी का कवरिंग रहेगा तभी ना, क्योंकि हम लोग का जो भी सेल वो बहुत ही डिलाइट है, उसमें हल्का सा भी कोई पंक्चर होगा तो शायद वो टूट जाए और वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पाए। तो कवरिंग इट इज इसेंशियल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गन। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस टिश्यू टाइप कवर्स द बॉडी एंड लाइन कैविटी, hollow organs and tube. It is also found in the glands. इसकी फंक्शन जैसे मैं कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म लाइक द डिहाइड्रेशंस, केमिकल मैकेनिकल डैमेज और साथ ही साथ सिक्रीशंस, एब्जॉर्प्शंस। तो से हम लोग रीडिंग से समझते हैं। सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शंस हो गया, तो ये आज जितने भी फॉर्म्स हैं आप देख सकते हैं कि हर सेल का यही तो कॉमन फंक्शन है, सिक्रीशन और उसका एब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शन करना। तो आज एपिथेलियल टिश्यू ये एक हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू आज हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड भी है और हमारा जो सेल जो डिलाइट है, जो बहुत ही कम कम स्टिमुलस में भी रप्चर कर सकता है, उससे भी ये एपिथेलियल टिश्यू बचा रहा है। अब जैसा मैं कहा कि हर का अलग अलग शेप है तो हर का अलग अलग कवरिंग प्रोपोर्शन भी होगा। तो आइए उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या हो सकता है, किसी ऑर्गन में ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है जो काफी ज्यादा डिलाइट है, और किसी ऑर्गन में सिंपल सा एक लेयर भी अगर चढ़ जाए तो काफी है। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल और सेवरल लेयर ऑफ सेल। अब यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के हमारे एपिथेलियम प्रोवाइड हो सकते हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस where the single layer enhances these processes and seldom on surface subject to stress. It is further divided into three main types: squamous epithelium, cuboidal epithelium और columnar। यही बेसिक थ्री ऐसे एपिथेलियम है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो आइए इसे शेप के बेसिस पे साथ ही साथ ये कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि सिंपल एपिथेलियम की थ्री टाइप जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा। अब जैसा मैं कह रहा था कि अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरह के कवरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखिए ये हमारा, अगर सपोज मान ले कि कोई भी ऑर्गन एक्स वाई जेड जो भी ऑर्गन, अब इनकी कवरिंग क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक कवरिंग ही तो है, कवरिंग है जो इस ऑर्गन को जो डिलाइट है उसे बचा रहे हैं। अगर सपोज मान के चले कि ये एक न्यूक्लियस है, किसी भी ऑर्गन सिस्टम का ये एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस को कवर अप करने के लिए इस तरीके के लेयर जो कि एक शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसे आप देखिए कि इस तरीके के लेयर को ऑर्गेनिज्म ने
इस तरीके से मॉडिफाई किया कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिलाइट है, वो रप्चर कर सकता है हल्की सी स्टिमुलस में, तो इस तरीके से इसकी कवरिंग होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके की कवरिंग कहाँ पे डिटरमाइन होगा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में ये चीज हमें देखने को मिलेगा, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, लिप वेसल में, एल्वेलाई में, लाइनिंग ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन्स इन द किडनी, इस फॉर्म को वहां वहां पे क्या होगा। अब देखिए ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधी होने चाहिए, उस तरीके का इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे और स्क्वैमस एपिथेलियम का फॉर्मेशन हुआ। यही चीज यहाँ पे लिखा है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, दिस सेल फिट टुगेदर दैट फ्लैट stones forming a thin and very smooth membrane across which diffusion occurs easily, यहाँ से बहुत आराम से डिफ्यूजन हो जाए। अब देखिए, अब आप देखिए क्यूबॉइडल सेल्स का, क्यूबॉइडल सेल्स में भी वही चीज है बट टाइप अलग है, इनकी पोजीशन अलग अलग है। इनकी पोजीशन अलग अलग होने से क्या होगा कि इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा, ये जरूर से जरूर सिक्रेटरी नेचर के होंगे। और यही चीज यहाँ पे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्यूब के शेप में तो सारे अरेंज होंगे और हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारा बेसमेंट है, इस बेसमेंट के ऊपर हमारा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को बचाने के लिए अलग जगहों पर अलग शेप साइज से उसे बचाया गया। यही चीज मैं हर बार कर रहा हूँ, यही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि दिस कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और कहीं कहीं पर एक्सक्रीशन के रूप में भी देखा जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कॉमन क्या था, कॉमन तो एक ऑर्गन ही था बट पोजीशन अलग अलग होने के कारण इनका शेप और इनकी अरेंजमेंट और इनका नेचर हर जगह बदला। लेयर एक ही थी, सिंपल लेयर थी, सिंगल लेयर थी। अब हम लोग लास्टली देखते हैं कॉल्यूमनर। देखिए कॉल्यूमनर में भी वही चीज है कि ये एक रेक्टेंगुलर इन शेप और अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि क्यूबॉइडल का ही एडवांस फॉर्म है। देखिए एक दूसरे से किस तरीके से अरेंज है। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, तो अरेंजमेंट यही तो कहा कि हमारी एक ऑर्गन है, उससे जिस तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए उसी तरीके का उसमें फॉर्म भी होना चाहिए। और यही चीज होती है हमारी टिश्यू, यही चीज होती है हमारी सिंपल एपिथेलियम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेटिफाइड का मतलब हुआ कि बहुत से लेयर, जैसा आप ये डायग्राम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा एक ऑर्गन है। अब इसी ऑर्गन को बचाने के लिए कितने सारे लेयर्स बने हुए, देखिए एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ही जैसे ऑर्गन अलग अलग लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है कि दिस इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल, इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल आर मेनली कॉल्यूमनर एंड एज दे ग्रो टुवर्ड्स द सरफेस। तो ये चीज कहाँ पे हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है, या तो केराटिनाइज्ड हो, नॉन केराटिनाइज्ड। क्यों, क्योंकि ये एक, अब हम लोग आ गए हमारे बेसमेंट पे। क्या था हमारा हाथ, क्या था हमारे हाथ ने बस यहाँ तक का लिया था। अब यहाँ पे मैंने देखा कि स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, मान के चलते कहीं कॉलमनर होगा, क्यूबॉइडल होगा। अब तो हम लोग बोन के सरफेस पर आ रहे हैं, वैसे सरफेस जो लिंकअप होने वाला है, तो वहां पे क्या चाहिए और हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वही चीज है यहाँ। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हम लोग सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे एक डेड सेल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। यही चीज है कि क्रिएटिनिन प्रोटीन होने के कारण क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दिस इज फाउंड ऑन अ ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, यही तो है जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट हो सकते हैं। और कहीं कहीं पे ये नॉन क्रिएटिनाइज भी होंगे, सिर्फ एक बचाने के लिए होंगे। वही चीज है यहाँ पे नॉन क्रिएटिनाइज एपिथेलियम, दिस प्रोटेक्ट from moist surface subjected to wear and tear and prevent them from the drying out, like on the conjunctiva of eyes, lining of the mouth, pharynx, esophagus and the vagina। यहाँ पे क्या है कि ये लोग ऐसे डिलाइट ऑर्गन से जो डायरेक्टली कांटेक्ट में, ठीक है, तो इन्हें चाहिए कि एकदम ड्राइड कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे भी बहुत सारे लेयर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो क्या हुआ, एक नॉन क्रिएटिनाइज्ड हुआ। सो अब हम लोगों ने देख लिया है कि यहाँ तक में किस तरीके से हम अपने एक बोन को या किसी भी ऑर्गन सिस्टम को जो सरफेस से दूर पे है उसे हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं। नाउ इट्स टर्म विद द कनेक्टिव टिश्यू की जो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा
कि कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, यही है जिसके कारण हमारी पूरी पोस्चर बनी हुई है। आप देखिए, दिस टिश्यू इज मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियम टिश्यू एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस लाइक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट। अब जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसे हैं जो कि जितने भी तरह के मोशंस होंगे, जैसे यहाँ मैंने कहा ट्रांसपोर्ट होंगे और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी होंगे, और साथ ही साथ जैसा मैं कहा था कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का कनेक्शन भी यही प्रोवाइड करें, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इनका नाम ही है। वही चीज यहाँ पे कि बाइंडिंग टिश्यू एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और साथ ही साथ ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे? जैसे कि अगर हम थिक और कोई थिक स्क्वेमस आ गया, थिक लेयर के कारण वो एक इंसुलेशन की तरीके से भी काम कर सकती है। यही कैरेक्टर है इंसुलेटिंग मटेरियल का, कि इंसुलेशन में क्या होगा कि हाँ, क्योंकि वहां पे फ्लशिंग होगी, बहुत से ऐसे ऑर्गन्स रहेंगे जो एक दूसरे के सपोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे, और यही चीज है हमारा इंसुलेशन। आइए देखते हैं कि इस कनेक्टिव टिश्यू भी दो फॉर्म्स में, इस कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये है कि कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा फ्लो की जरूरत उन्हें होती है, जिसके कारण वो बहुत ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और अपने काम को जल्दी जल्दी परफॉर्म कर सकें। और डेंस की होगी जो एक जगह स्थिर है और उसी से अपना सिक्रीशन करेंगे। वही डिफरेंस होता है लूज और डेंस में। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज द मोस्ट जनरलाइज, आपको पूरे बॉडी सिस्टम मिलेगा, most generalized type of connective tissue. This matrix is semi-solid with many fibroblasts and some flat cells, adipocytes, mast cells, macrophages widely separated by elastic and collagen fiber. यही तो है जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम कर। तभी तो आप बहुत ही आराम से, कोई मसल बिल्डिंग है उसे पंच करना होता है तो वो भी पंच करता है, आपका जो भी मोशन होने आगे पीछे जितने भी होने चाहिए वो लूजी कनेक्टिव टिश्यू के कारण तो जल्दी रैपिड एक्शन इससे प्रोवाइड होती, जैसे अंडर द स्किन, बिटवीन द मसल, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इन द एलिमेंट्री कैनाल, इन ग्लैंड, सपोर्टिंग सिक्रेटरी सेल्स। इसमें ये भी है जो एनर्जी भी देते हैं, एडिपोज टिश्यू। This tissue consists of fat cell containing large fat globules in a matrix of areolar tissue। ये अपने कलर के बेसिस पे डिफाइंड है कि कहीं कहीं पे ये वाइट एडिपोज टिश्यू भी है और कहीं कहीं पे ब्राउन एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में इसे पाया गया। अब सबसे पहली बात होती है कि जो हमारी बॉडी है उसमें एक रेटिकुलिन प्रोटीन फाइबर्स पाया जाता है, जिसके थ्रू आज जितने भी मोशंस हो रहे हैं वो इसी रेटिकुलर टिश्यू के थ्रू हो रहे हैं। यही चीज यहाँ पे है, दिस टिश्यू has a semi-solid matrix with a fine branching mechanism, reticulin fiber. It contains reticular cell and white blood cell, जो आज इसे मैक्रोफेज की यूनिट कही जाती है। तो क्या हुआ, ये सब ऐसे टिश्यू हुए, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिसमें कि रैपिड एक्शन, जहां कहीं जिस भी ऑर्गन्स को रैपिड एक्शन की पोटेंशियल है तो वहां पे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे कि कार्टिलेज आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू हुआ, आप जैसे देख सकते हैं ब्लड वेसल, तो ये सब क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। आइए अब इसे डिफर करते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि एक जगह स्थिर है और उसे काम करना इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के थ्रू, और ये सपोर्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। आइए देखते हैं कैसे। यही चीज यहाँ पे लिखा है, दिस कंटेन्स मोर फाइबर्स एंड फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसमें फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, ये दोनों टिश्यू इस बेसिस पे डिफर है कि इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ सपोर्ट किया। यही फिब्रस टिश्यू की खास कैरेक्टर है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करते हैं कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से करें और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। यही चीज है यहाँ पे। This tissue is made up mainly of closely packed bundles of collagen fiber with a very little matrix. It is found in a forming ligament, peritoneum जो bone का है, muscle face या elastic tissue capable of considerable extension recoil. There are few cells and the matrix consists mainly of elastic fiber secreted by fibroblast। क्या हुआ, मैंने यही तो कहा कि एक सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गन्स की तरीके से ना इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब नाउ चेक करते हैं कि हम लोग के जितने भी मसल्स
वो आखिर किस पे काम कर रही है। जितने भी जैसा मैं कहा था कि चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा हैंड हुआ और ये हमारा बोन हुआ और इसमें जो कवरिंग होनी थी वो हो गई, और ये बोन का एसोसिएशन भी हो गया कि चाहे वो लूज हो या डेंस हो। अब डिटरमाइन करें कि इसमें मसल अगर नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेगा। इसी चीज के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि दिस टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट and relax, providing the movement within the body and the body itself. There are three types of स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स ऑल्सो नोन एज द फाइबर। सबसे पहली बात है स्केलेटल मसल, जिसमें कि हमारा इसे दो दो भागों में क्लासिफाई किया गया, एक वॉलेंट्री नेचर और एक इनवॉलेंट्री नेचर। वॉलेंट्री नेचर जिसपे कि हमारा कंट्रोल हो सके, जो भी जैसे पैरों को हिलाना, हाथों का मूव करना, तो ये सब क्या हुए कि स्केलेटल मसल्स का ही तो पार्ट है। यही चीज यहाँ पे लिखा है। दिस टाइप इज डिस्क्राइब्ड एज a skeletal because it forms those muscles that more the bones of the skeleton striated, because striation can be seen on microscopic examination and voluntary as it under the conscious control। ये हमारे कंट्रोल में। अब जैसे बात किया जाए कि कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है, जैसे हम लोग जैसे इनवॉलेंट्री नेचर इसे कहते हैं। वॉलेंट्री यानी कि हमारे कॉन्शियस में है, और इनवॉलेंट्री जो कि हमारे कॉन्शियस में नहीं है। जैसे कि स्मूथ मसल जैसे कि हमारा इसोफेगस हो गया, जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया या रिलैक्सेशन हो गया, आपका जैसे सेलाइवेशन होना, तो ये सब क्या है कि स्मूथ मसल्स है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कि आप जैसे इसोफेगस है तो आपने खाना खाया तो उसको डायरेक्टली पेरिस्टालसिस होके नीचे ही आना है, आप उसे बीच में नहीं रोक सकते। वही चीज यहाँ पे स्मूथ मसल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन स्ट्रिएटेड विसरल, जो कि स्मूथ भी कहा जाता है, और इनवॉलेंट्री डज नॉट हैव स्ट्रिएशन एंड इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की देखिए थ्री टाइप्स क्यों डिफाइन किया गया। ऐसा भी हो सकता था कि हमारी बॉडी में एक ऐसा हो जो हमारे कंट्रोल में हो और दूसरा अनकंट्रोल में, ऐसा भी तो होता है। बट थर्ड टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारी जो हार्ट है, हार्ट की फिजियोलॉजी हर तरह से डिफर करती है। वही चीज यहाँ पे दोनों चीज देखने को मिला, एक हमारे स्मूथ मसल्स भी देखने को मिले और स्केलेटल मसल्स भी देखने को मिले। यही चीज यहाँ पे लिखा, दिस इज ओनली फाउंड ओनली इन द हार्ट व्हाइल इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं, जो कि एक स्मूथ मसल का कैरेक्टर है। बट when viewed under a microscope, cross strips characteristic of skeletal muscles can be seen। देखिए मैंने क्या कहा कि दोनों चीज देखा। जब आप कार्डियक मसल्स को देखेंगे तो यहाँ पे इस चीज की फॉर्म होगी क्रॉस स्ट्रिप, जो कि एक स्केलेटल मसल्स का कैरेक्टर है, जो कि कार्डियक में भी देखने को मिला और साथ ही साथ अनकॉन्शियस भी हुआ, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यही चीज हुआ कि अब हमारा जो मसल्स है वो एक फिक्स्ड हो गया। अब नाउ इट्स टाइम टू गिव अ ग्रीन सिग्नल कि आप कोई मोशन करें, जो कि हम लोग नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे इसको। नर्वस टिश्यू भी दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स आर फाउंड इन अ नर्वस टिश्यू। एक कि अगर मैंने कोई कंट्रोल दिया, सपोज ये हमारा हैंड था, अब क्या हुआ कि ये पूरी फिक्स्ड हो चुका है कि भाई मसल से पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, या कॉन्ट्रैक्ट का है या किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड बस अब करना है, और सारी चीजें फिक्स्ड हो चुकी है। अब ये तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्टिमुलस को देखें और हाथ को बढ़ाएं, या तो ऐसा हो सकता है कि नहीं मुझे हाथ को नहीं बढ़ाना है। तो वही चीज है यहाँ पे कि एक्साइटेबल नेचर और नॉन एक्साइटेबल नेचर। तो दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट दे एक्साइट एंड दे इनिशिएट रिसीव एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन कि हाँ कि अब नॉलेजफुल होना है कि हाँ भाई हाथों को बढ़ाए। सपोज कोई गर्म सामान रखा गया तो आप गर्म सामान को डायरेक्टली नहीं टच कर सकते हो, तो वहां से उसको हटाना है। अब ये इंफॉर्मेशन जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा। तो वही चीज हुआ एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल की नहीं, ऑल्सो नोन एज ए ग्लियल सेल, जहाँ पे कि सिर्फ न्यूरॉन्स का प्रेजेंस है, कोई एक्शन वहां पे है नहीं। दिस सपोर्ट द न्यूरॉन्स की न्यूरॉन्स को फैसिलिटेट करना है या इनिबिट करना है। तो यही चीज है हम लोग की जितने भी आज तरीके की टिश्यू सिस्टम आप देख रहे हैं वो इन्हीं चारों पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब आप इसके पढ़िए और जो भी अगर डाउट होता है तो हम लोग इससे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।